अलीज एग्जाम पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अली भाई और अलीज एग्जाम पाठशाला में आपका स्वागत है। और आज का ये जो गहन विश्लेषण है, मतलब ये सत्र व्याकरण की दुनिया के सबसे उलझाने वाले हिस्से पर है। बिल्कुल। आज हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन स्रोत है, नीरज सर द्वारा तैयार की गई समास मास्टर क्लास संपूर्ण निचोड़ PDF। हाँ, और ये SSC GD हिंदी क्लास 2026 के लिए बनाई गई है। तो आज का हमारा मिशन एकदम स्पष्ट है। हम इस PDF को, मतलब इस पूरी स्रोत सामग्री को लाइन दर लाइन डिकोड करेंगे। सारे नियमों को समझेंगे, जो अपवाद है उन्हें सुलझाएंगे और अंत में जो MCQ दिए गए हैं उन्हें भी हल करेंगे, जिससे कि सुनने वालों के कॉन्सेप्ट पूरी तरह से साफ हो जाएं। बिल्कुल। लेकिन सत्र की शुरुआत में PDF की दूसरी स्लाइड पर लिखी एक बात का जिक्र करना बहुत जरूरी है। हाँ, वो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस वाली पंक्ति। जी, वहाँ बहुत ही भावपूर्ण तरीके से लिखा है, आंख का पानी और दिल की कहानी सिर्फ माँ ही समझ सकती है। बहुत ही गहरी बात है। हाँ, ये हमें याद दिलाती है कि मातृभाषा हमारी रगों में बसी है और व्याकरण उसे सिर्फ निखारता है। एकदम सही बात है। तो चलिए इसी मातृभाषा की सुंदरता को समझते हुए हम समास की बुनियाद पर आते हैं। तीसरी स्लाइड में इसका शाब्दिक अर्थ समझाया गया है। समास शब्द दरअसल दो शब्दों से मिलकर बना है, सम और आस। सम का मतलब होता है पास और आस का मतलब है बैठना, यानी पास बैठना। इसका मुख्य अर्थ ही है संक्षेप या चीजों को छोटा करना। तो अगर हम परिभाषा की बात करें तो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। बिल्कुल। और इस नए बने शब्द को तकनीकी भाषा में समस्त पद कहा जाता है। और एक चीज जो PDF में स्पष्ट की गई है कि समास का विलोम शब्द व्यास होता है। हाँ, परीक्षाओं के लिए ये महत्वपूर्ण है। अब समस्त पद बनाने के लिए हमें दो पदों की जरूरत होती है, पूर्व पद यानी पहला हिस्सा और उत्तर पद यानी दूसरा हिस्सा। जैसे अगर हम कहें रसोई के लिए घर, तो हम इसे पास बिठाकर रसोई घर बना देते हैं। और गगन को चूमने वाला बन जाता है गगनचुंबी। अब अगर हम इस गगनचुंबी को वापस खोलकर गगन को चूमने वाला लिख दें तो उसे समास विग्रह कहते हैं। हाँ, विग्रह का मतलब ही है समस्त पदों के बीच के संबंध को स्पष्ट करना। चले, ये तो बुनियाद हो गई। अब अगली स्लाइड से समास के 6 प्रकार शुरू होते हैं। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुव्रीहि, कर्मधारा और द्विगु। तो सबसे पहले अव्ययी भाव समास को लेते हैं। इसमें पहला पद प्रधान होता है, या कहें तो वो अव्यय यानी उपसर्ग होता है। और इसे पहचानने के लिए स्लाइड में कुछ स्पष्ट उपसर्ग दिए हैं, आ, प्रति, अनु, भर, उप, यथा, बे, नी और निर। तो अगर ये शब्द के शुरू में है तो वो अव्ययी भाव है। जैसे यथा शक्ति, इसका विग्रह होगा शक्ति के अनुसार। भर पेट यानी पेट भर के। प्रतिकूल मतलब कुल के प्रति। लेकिन इसी समास में दोहराव का भी एक नियम है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। अगर किसी शब्द का दोहराव हो रहा है तो वो भी अव्ययी भाव समास होता है। जैसे स्लाइड का उदाहरण है हाथों हाथ, मतलब हाथ ही हाथ में। यहाँ हाथ शब्द खुद को दोहरा रहा है। बिल्कुल। अब हम दूसरे और सबसे बड़े समास की तरफ बढ़ते हैं, तत्पुरुष समास। ये तो पूरा का पूरा कारक की विभक्तियों पर निर्भर करता है। हाँ, इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें कर्ता और संबोधन कारक का प्रयोग नहीं होता। तो हमारे पास 6 कारक बचे। पहला है कर्म तत्पुरुष, जिसमें को आता है। जैसे जेब कतरा, जेब को कतरने वाला, और गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला। फिर आता है करण तत्पुरुष, इसके चिन्ह हैं से या के द्वारा। उदाहरण के लिए अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। यहाँ अकाल वो माध्यम है जिससे पीड़ा है। और तुलसीकृत यानी तुलसी के द्वारा रचित। संप्रदान तत्पुरुष में के लिए आता है, जैसे विद्यालय, विद्या के लिए आलय, और रसोई घर। इसके बाद जो अपादान तत्पुरुष आता है, वहाँ थोड़ा सतर्क रहना है। इसमें भी से आता है। हाँ, लेकिन यहाँ से अलगाव यानी अलग होने को दर्शाता है। बिल्कुल। जैसे धनहीन, धन से हीन, पाप मुक्त, पाप से मुक्त, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, सब में अलग होने का भाव है। फिर संबंध तत्पुरुष है, जहां काकी के का इस्तेमाल होता है, राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र, और गंगा जल। और आखिरी है अधिकरण तत्पुरुष, जिसके चिन्ह में या पर है, घुड़सवार, घोड़े पर सवार, कवि श्रेष्ठ,
कवियों में श्रेष्ठ। यहाँ तत्पुरुष की स्लाइड के अंत में एक प्रो टिप दी गई है। हाँ, अगर किसी शब्द में नकारात्मकता हो तो उसे नन्य तत्पुरुष कहते हैं, जैसे अनजान। तत्पुरुष की इस जाल से निकलकर अब हम संख्याओं और विशेषताओं के खेल पर आते हैं। द्विगु, कर्मधारय और द्वंद्व समास। द्विगु समास से शुरू करते हैं। इसका पहला पद संख्यावाची होता है और समूह का बोध कराता है। जैसे चौराहा, 4 राहों का समूह, नवरात्रि, 9 रात्रियों का समूह, त्रिभुज और दोपहर। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी चेतावनी भी है। 1 से 9, 10, 20, 100 जैसी संख्याएं यहाँ आती हैं, लेकिन 25 एक अपवाद है। हाँ, 25 द्विगु समास नहीं है बल्कि द्वंद्व है। ऐसा जटिल संख्याओं के नियम के कारण है। 25 का विग्रह होता है 5 और 20। जहां और आ गया वहां द्वंद्व समास हो जाता है। ये बहुत ही बारीक पॉइंट है। अब कर्मधारय समास को देखते हैं। इसमें विशेषण विशेष्य का संबंध होता है और कीवर्ड्स हैं है जो या के समान। जैसे नील कमल, नीला है जो कमल, महात्मा, महान है जो आत्मा, और चंद्रमुख। इसी स्लाइड में नीलकंठ पर एक केस स्टडी भी है। हाँ, नीला है जो कंठ, अगर ऐसे देखें तो कर्मधारय है। लेकिन ये शब्द शिव के लिए प्रयोग होता है, इसलिए पहली प्राथमिकता हमेशा बहुव्रीहि समास को दी जाती है। अब आते हैं द्वंद्व समास पर। दोनों पद प्रधान होते हैं और योजक चिन्ह लगता है। कीवर्ड्स हैं और, या, तथा विलोम शब्द, माता पिता, दाल रोटी और देवासुर यानी देव और असुर। बिल्कुल। अब हम छठे और आखिरी समास पर हैं, बहुव्रीहि समास। इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बल्कि एक तीसरा अर्थ प्रधान होता है। हाँ, किसी विशेष व्यक्ति या भगवान के लिए। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, यानी गणेश। दशानन, 10 है आनंद जिसके, रावण। पंकज, पंख में पैदा हो जो, यानी कमल। त्रिनेत्र, 3 नेत्र है जिसके, शिव। और अंशुमाली। अंशु है माली जिसका, यानी सूर्य। चलिए, अब अभ्यास प्रश्न MCQ महासंग्राम की बारी है। मैं सवालों को बिल्कुल क्विज की तरह पूछूंगा और आप स्लाइड के आधार पर उत्तर देंगी। तैयार हूं। भाग 1 से पहला सवाल, आजीवन में कौन सा समास है? आजीवन में आ उपसर्ग है तो यह अव्ययी भाव समास है। रसोई घर में कौन सा समास है? इसका विग्रह है रसोई के लिए घर, तो ये तत्पुरुष समास है। चौराहा में कौन सा समास है? इसमें पहला पद 4 है और ये समूह का बोध कराता है, इसलिए द्विगु समास। यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथा उपसर्ग होने के कारण यह अव्ययी भाव है। बहुत बढ़िया। अब भाग 2 पर चलते हैं। दशानन, ये रावण के लिए रूढ़ है, एक तीसरा अर्थ है, इसलिए बहुव्रीहि समास। राजपुत्र, राजा का पुत्र, संबंध का चिन्ह है तो संबंध तत्पुरुष। प्रतिदिन, प्रति उपसर्ग है तो अव्ययी भाव। पंचवटी। देवी सरस्वती, तो ये बहुव्रीहि समास हुआ। अब भाग 3 यानी एडवांस्ड लेवल। पहला है नीलांबर। नीला है जो अंबर, विशेषण विशेष्य का संबंध है, इसलिए कर्मधारय समास। लंबोदर, भगवान गणेश के लिए है तो बहुव्रीहि। देशभक्ति। देश के लिए भक्ति तो संप्रदान तत्पुरुष। त्रिभुज। 3 भुजाओं का समूह यानी द्विगु समास। और आखिरी सवाल, सप्ताह। 7 दिनों का समूह, ये भी द्विगु समास है। बहुत खूब, सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम साफ हो गए हैं। अब स्लाइड 15 पर श्रोताओं के लिए एक गृहकार्य भी है। हाँ, श्रोताओं को बताना है कि पंजाब शब्द में कौन सा समास है। विकल्प हैं A द्वंद्व, B द्विगु, C बहुव्रीहि, D तत्पुरुष। सुनने वालों को अपना उत्तर कमेंट्स में देना चाहिए। अगली क्लास में इस पर चर्चा होगी। बिल्कुल। सत्र को समाप्त करते हुए एक दिलचस्प विचार मेरे मन में आ रहा है। अगर हम सोचें तो भाषा अपने आप में इंसानी दिमाग की एक बेहतरीन कोडिंग प्रणाली है। एकदम सही। हम रसोई के लिए घर जैसे लंबे विचार को रसोई घर में कितनी आसानी से समेट लेते हैं। समास से व्याकरण का कोई नियम नहीं है। ये विचारों को कम से कम शब्दों में सबसे प्रभावी ढंग से व्यक्त करने की कला है। और यही कला हमारी भाषा को इतना सशक्त बनाती है। बिल्कुल। इसी के साथ आज का ये गहन विश्लेषण हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।